Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Investment decision is the chapter we are about to begin. It's a very interesting chapter and one of the major core areas of F9. Investment decision, simple techniques, time, value and discounting. बेसिकली देखिए, इन्वेस्टमेंट के नाम से ही आपको क्या लग रहा है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। हमारे पास एज अ इदारा, एज एन इंडिविजुअल अच्छी अमाउंट है या थोड़ी सी अमाउंट है या ज्यादा अमाउंट है, डज नॉट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज दैट कि हम उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, किसी प्रॉपर्टी में। हो सकता है कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जो हम परचेज करना चाह रहे हो। तो बेसिकली हमें अब ये डिसाइड करना आना चाहिए कि जो हमारे पास मुख्तसर या एक गुड अमाउंट ऑफ मनी मौजूद है उसको हम इन्वेस्टमेंट आखिर कहाँ करें। बिकॉज एज एन इंडिविजुअल एंड एज an organization we have so many options. We have project A, B, C, D, E, F, G. There are so many investment options out there in the market. तो अब हमें इनमें से किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए और इस लिमिटेड अमाउंट को, तो इसको तय करने के लिए हम ये चैप्टर सीखेंगे जिसमें हम काफी सारी टेक्निक सीखेंगे कि जिसके जरिए हम कंपेयर कर सकते हैं दैट विच प्रोजेक्ट वुड बी मोर बेनिफिशियल और वुड ब्रिंग मोर फ्रूट्स टू अस। सो लेट्स बिगिन। राइट, सो फर्स्ट, the decision whether to proceed with a capital investment project is normally made by a capital expenditure committee overseeing a process that includes the following phases. बेसिकली हम अभी जिसकी बात करने जा रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, विच मीन्स कि वो बिग अमाउंट, इट नीड्स लार्ज सम्स ऑफ मनी, प्लस इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ओके, एंड मोर ओवर it could be a non-current asset as well. It could be a huge property, a huge land building, maybe another company, maybe a good project, right? So ये business, it could be a business project, it could be a social project for the people of the country. So ये सारी चीजें जो हैं हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस प्रोजेक्ट में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहला फेज है आइडिया क्रिएशन कि भाई आइडिया क्या है या चाह क्या रहे हैं, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और आइडिया ये आइडिया आया कहाँ से, क्या रीजन है इसके पीछे। देन स्क्रीनिंग, you screen the ideas or the number of projects or options you have in front of you by looking at the impact of the project on stakeholders कि भाई हम एज अ कंपनी हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो किसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट सेफेस्ट होगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए एक्सेप्टेबल होगा। Thirdly, financial analysis. Financial analysis, detailed appraisal of projects risk and return. इसमें हम सीखेंगे वो टेक्निक्स कि भाई हम कैसे ये पता लगाएं कि ये प्रोजेक्ट हमें कितना रिटर्न जनरेट करके देगा या ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना रिस्की साबित होगा। तो उसको हम फाइनेंशियल एनालिसिस की तमाम टेक्निक सीखेंगे। एंड देन फाइनली रिव्यू, अ पोस्ट कंप्लीशन रिव्यू एम्स टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स कि ठीक है हमने फला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लिया, बाद में जाकर पता चला ये गलत प्रोजेक्ट था हमारे लिए, ये गलत डिसीजन हो गया हमसे, तो अब हमने उसको रिव्यू करना है, देखना है कि हमने कहाँ गलती की और अब हम अपनी नज़र में जो हम चूज करते हैं प्रोजेक्ट्स जिस नज़र से, उस नज़र को कैसे बेहतर बनाएं, उस एनालिटिकल स्किल्स को किस तरह और मजीद डेवलप करें, कौन से फैक्टर्स थे जो हमने इस डिसीजन के वक्त मिस आउट कर दिए, तो अब हम उसको मद्देनजर रखते हुए अपना कोई भी फैसला करें। सो बेसिकली जो एफएम का सिलेबस एरिया है उसमें ये फाइनेंशियल एनालिसिस वाले पार्ट पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, हम तमाम टेक्निक्स देख रहे होंगे। तो आइए चलते हैं। Relevant cash flows. Most financial analysis techniques that are used for analyzing projects are based on the use of relevant cash flows. Now, what are relevant cash flows? It's a future incremental cash flow caused by a decision. Relevant, ये आपने शायद F2 में भी इसको देखा हो। रेलिवेंट कैश फ्लो वो कैश फ्लो होता है, सबसे पहले तो वो एक कैश फ्लो होता है, यानी कि कोई पैसा फिजिकली आपकी जेब से निकल के जा रहा है या आपकी जेब में वापस आ रहा है।
इट इज एन एक्चुअल कैश फ्लो, इट इज नॉट लाइक डेप्रिसिएशन कि हाँ हमने बुक्स में इसको डिडक्ट कर दिया, बट इन रियलिटी कोई कैश एक्सचेंज नहीं हो रहा. So it has to be a cash flow. Second, it has to be incremental. And third, it has to be happening in the future. Incremental का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपने फैक्ट्री का रेंट $10,000 दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड आई हैव अ प्रोजेक्ट ए कि जिस पर अगर मैं इन्वेस्ट करने का डिसाइड करती हूँ तो मुझे अपना रेंट यानी अपनी फैक्ट्री प्रेमिसेस बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि बराबर वाली जगह भी लेनी पड़ेगी और मेरा रेंट बढ़ करके $20,000 पे चला जाएगा. So what would be my incremental cash flow? This is my incremental cash flow, यानी ये तो मैं पे कर ही रही हूँ, इस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है. बट जैसे ही मैंने डिसीजन लिया कि मुझे प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे ये एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा, ये कैश फ्लो मुझे करना पड़ेगा. सो दिस इज द इंक्रीमेंटल अमाउंट that I would need to invest or I would need to spend in order to invest in this project. Plus it will be happening in the future, यानी ये अभी जरूरत नहीं है, फ्यूचर में ऑब्वियसली. मतलब आज के दिन तो मेरा ये एक्सपेंस है ना, आज के दिन तो मेरा एक्सपेंस ये है. तो अब अगर मैं कल को इस पे इन्वेस्ट करती हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंटल खर्चा ये आए. तो ये मेरे लिए रेलेवेंट कैश फ्लो. क्या है रेलेवेंट कैश फ्लो? यानी मैं इसको, जाहिर है मैं इसको मद्देनजर रखूंगी कि क्या ये 10,000 जो खर्चा आ रहा है प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करने से, क्या ये खर्चा बड़ा है या इस प्रोजेक्ट से आता हुआ बेनिफिट बड़ा है. आई हैव टू कंसिडर दिस फैक्ट. I cannot ignore this $10,000. This would be a relevant cash flow for me to bring into consideration before I decide to invest into this project. I have to make an analysis and evaluate whether the expense of 10,000 is more or the benefit that this project would be giving to me it would be more. And then I would be deciding whether I should go for it or not. Next, opportunity cost. A cost incurred from diverting existing resources from their best use. Opportunity cost, like for example, 3 years ago, maybe you decided you had option to do ACCA or CA. You chose ACCA at the cost of what? At the cost of CA. यानी कि अब जो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ACCA करना है, तो अब ACCA के बेनिफिट्स भी आपके और ACCA के लॉसेस भी आपके, ठीक है. बट CA जो आपने छोड़ा उसका जो बेनिफिट है वो आपने छोड़ दिया. यू लेफ्ट द बेनिफिट ऑफ सीए. तो ये जो आपने बेनिफिट सीए करने का छोड़ा, इसको हम क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दिस इज व्हाट यू आर लीविंग. दिस इज द एक्सपेंस, द कॉस्ट दैट यू आर पेइंग टू डू एसीसी. So opportunity cost is a cost incurred from diverting existing resources from their best use. अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है. मैं सिर्फ किसी एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ. तो मैंने क्या चूज किया? प्रोजेक्ट ए. जब मैंने ए चूज किया, आई एम ड्रॉपिंग आउट प्रोजेक्ट बी, आई एम लीविंग बिहाइंड प्रोजेक्ट बी. तो प्रोजेक्ट बी से जो प्रोस्पेक्टिव या पोटेंशियल बेनिफिट्स मुझे मिलने थे वो अब मुझे नहीं मिलेंगे, एंड दैट वुड बी कॉल्ड माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आई होप यहाँ तक बात वाज़ेह तौर पे समझ आ गई होगी. आगे बढ़ रहे हैं. If a team of workers costing $3 lakh per year is diverted to work on a new project, then they will stop working on existing products which earn contribution of $5 lakh. This this contribution will therefore be lost. Note that this assumes that labor is a variable cost. Calculate the relevant cost associated with using the team of workers on the new project. अब relevant cost क्या है मेरा? अल्लाह भला करे फ्यूचर में होने वाला फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो. यानी कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, उस पे अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो फिर क्या होगा? मेरे जो टीम ऑफ वर्कर्स हैं जिनकी कॉस्ट 3 लाख पर ईयर है, वो तो ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. तो क्या ये मेरा रेलेवेंट कॉस्ट होगा या नहीं होगा?
ये रेलेवेंट कॉस्ट होगा या नहीं होगा? ये रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फ्यूचर में नहीं होने वाला, ये इंक्रीमेंटल नहीं है। ये मेरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे थे वर्कर्स, उनको मैं सिर्फ डाइवर्ट करूंगी नए प्रोजेक्ट पे। जितना मैं उनको पहले पे कर रही थी उतना ही मैं आज भी पे करूंगी, यानी इस डिसीजन की वजह से मुझे ये कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। बात समझ आ रही? दिस इज नॉट माई रेलेवेंट कॉस्ट। फिर क्या है, लेट्स सी। देन दे विल स्टॉप वर्किंग ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स विच अर्न कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से मुझे मिल रहा था 5 लाख का, वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये सारी की सारी टीम नए प्रोजेक्ट पे चली गई है। तो यस, दिस 5 लाख इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड विच विल बी माई रेलेवेंट कॉस्ट। इसको छोड़ के मैं इधर चली गई, तो ये जो छोड़ा, इससे जो आ रहा था उससे भी हाथ धो लिया, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको 5 लाख, ये मेरी रेलेवेंट कॉस्ट है। ठीक है, इसको देखते हैं। The relevant cost is the opportunity cost of lost contribution plus the cost of workers. अब ये लोग कह रहे हैं कि भैया ये जो आपके कॉस्ट ऑफ वर्कर्स है ये रेलेवेंट कॉस्ट रहेगी। क्यों रहेगी? हमने अभी इतनी सारी डिस्कशन की जिसमें हमने कहा कि ये टीम ऑफ वर्कर्स की जो कॉस्ट है वो रेलेवेंट नहीं है, इसलिए क्योंकि ना ही वो फ्यूचर में, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग वर्क में भी है और वो फ्यूचर प्रोजेक्ट में अब चले जाएंगे। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट में जो अब वो चले जाएंगे, तो ऑलरेडी हम 3 लाख दे रहे हैं, इंक्रीमेंटल तो कहीं से भी नहीं है। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल तो नहीं है, बात तो सही है, बट रेलेवेंट कॉस्ट इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि वो एक कैश फ्लो है। कैश फ्लो है। और प्लस जब वो प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो न्यू प्रोजेक्ट के काम कर रहे हैं तो वहां भी पे तो करना पड़ेगा ना, 3 लाख पे तो करना पड़ेगा। अब आप उसको एग्जिस्टिंग उसके अकाउंट्स में नहीं डालोगे बल्कि न्यू प्रोजेक्ट के खाते में डालोगे। So that is how this 3 lakh is your relevant cost. अच्छा, अब इसमें मजेदार बात क्या है? इसमें मजेदार बात ये है कि जरा तवज्जो फरमाइएगा। हमने ओल्ड प्रोजेक्ट का नाम दे दिए प्रोजेक्ट ए और न्यू प्रोजेक्ट का नाम दे दिए प्रोजेक्ट बी। जो लेबर है हमारी वो फिल वक्त प्रोजेक्ट ए में काम कर रही है, जिसके लिए उसको 3 लाख पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अब जब हम अपनी तमाम लेबर को, जो कि यही उन्होंने बोला है कि ये तमाम लेबर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी और कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और उसको 3 लाख तो देने ही पड़ेंगे। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि प्रोजेक्ट बी पे लगाने के लिए कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं आ रही, बट ये पूरी की पूरी कॉस्ट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ जा रही। अच्छा, मैं आपको एक और इसकी बहुत बारीकी बताती हूँ। अगर एग्जाम में आपको ये गिवन हो कि जो लेबर है वो प्रोजेक्ट ए में भी काम कर रही है 3 लाख पे, और ओवर टाइम लगाकर बी पे भी काम कर रही है और 3 लाख ही उसकी पे है, नो ओवर टाइम एक्स्ट्रा बोनस नो नथिंग, तो फिर पता है आप इसको रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ये काम कर रहा है ऑलरेडी, और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अकाउंट्स में 3 लाख ऑलरेडी डिडक्ट हो रहे हैं एज एन एक्सपेंस। तो नए प्रोजेक्ट की वजह से ये 3 लाख को उधर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं। बट चूंकि यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि ये लेबर मुकम्मल तौर से शिफ्ट हो जाएगी, यानी अब वो पुराने प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगी, सिर्फ नए पे करेगी, देयरफॉर आपके ये जो 3 लाख यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं वो अब अकाउंट्स बी प्रोजेक्ट के अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे। दैट्स व्हाई इट हैज बिकम अ रेलेवेंट कॉस्ट इन दिस सिनेरियो। ओके, तो ये बहुत एक बारीकी है जो अक्सर आप जब रिवीजन करके भी सवाल करेंगे तो आपको समझ आएगा और क्लैरिटी इसमें मिलेगी कि ये मैं इस वक्त क्या समझाना चाहती हूँ। ठीक है, if the labor is still working in the older project and no additional cost, तो फिर relevant cost नहीं। But if the labor has all shifted completely and the cost has also not increased but shifted, so therefore that will be a relevant cost। एक तीसरा केस ये हो सकता है कि 50% लेबर इसी पे काम कर रही है, 50% स्विच हो गई है।
ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे सिनेरियोज एग्जामिनर दे सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट व्हिच of the amount would be your relevant cost and which will not be your relevant cost. Next, non-relevant cost examples. Non-cash flows. Depreciation and apportioned overheads. ये cash flow नहीं कहलाते. Sunk and committed cost. Sunk का मतलब past. Committed cost will not change whether a project goes ahead or not and is therefore not a relevant cash flow. Committed cost का मतलब है कि आपकी पहले से किसी के साथ मुआयदा, अग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले, और उसके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्ट की अमाउंट जा रही है या कोई भी XYZ एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो आप उसको बिल्कुल भी रेलेवेंट कॉस्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। आप उसको एज अ कमिटेड कॉस्ट लेकर इग्नोर करेंगे। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेलेवेंट कैश फ्लो। हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, पुरानी कॉस्ट। If materials that are used by a project need to be replaced, the relevant cost of the materials is the replacement cost of the material, not the price originally paid to acquire the material. यानी जो उन्होंने पहले उस माल को जिस प्राइस पे खरीदा था वो रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि जो रिप्लेसमेंट करने के लिए जो खर्चा आएगा वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। If such materials do not need to be replaced, the relevant cost is zero. There is an opportunity cost from lost revenue. The material could have been sold as a scrap. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप जरूर लेंगे अगर तो वो मटेरियल स्क्रैप की तरह बिक जाता तो। The historic cost of materials should only be treated as relevant if no indication of scrap values or replacement costs are given in the question. आप तभी इसको रेलेवेंट ले सकते हो हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ मटेरियल को अगर कोई स्क्रैप वैल्यू या कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट का जिक्र ना हो, नहीं तो ये एज अ रेलेवेंट कॉस्ट नहीं शो होगा। कॉस्ट ऑफ लेबर आइडल, then the relevant cost of using that labor is zero. फुल कैपेसिटी, अगर तो लेबर पहले से फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है तो उसकी जो वेजेस है प्लस जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है वो सब अ, वो सब उसका क्या होगा, रेलेवेंट कॉस्ट होगा। और अगर लेबर आपकी आइडल है, खाली बैठी हुई है, फारिग है, एक्स्ट्रा टाइम है उसके पास, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, जीरो। ठीक है। यही वो वजह थी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी चूंकि वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे थे तो लिहाजा वेजेस प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस दोनों को लिया गया एज रेलेवेंट कॉस्ट। Finance cost. Any finance cost, example, dividend payments, interest payments, should not be considered as a cash flow because they are included in the cost of capital used to discount a project. Finance cost को यानी कि dividend payments हो गए या interest payments हो गए, they will never be taken as a relevant cost. Because they are not a cash flow. They are not supposed to be considered as a cash flow. Why? Because they are included in the cost of capital used to discount a project. वो already project की discounting में ये चीज हम incorporate कर लेते हैं, इसलिए अगर हम यहाँ पे दोबारा से इसको कैश फ्लो कंसिडर करके डिडक्ट करेंगे या कुछ भी इसके साथ करेंगे, एडजस्ट करेंगे इसको, तो क्या होगा, डबल हो जाएगी रिकॉर्डिंग और वो गलत पिक्चर पे शो करेगी। ठीक है। तो इसकी शमूलियत या इसकी इनकॉर्पोरेशन हम इसमें ही कर लेते हैं जो कि हम आगे सीखेंगे। All right. Brenda and Eddie are considering expanding their restaurant business through an investment in a new restaurant, the Parkway Diner. Brenda and Eddie have analyzed the profit made in the first year and are concerned that the project could be loss making. Their year one cost and revenues are forecast as follows. Revenue given है, depreciation given है, material, labor, overheads, profit and loss सब given है। क्या बोल रहे हैं, notes भी given है कुछ। Assess the relevant cash flows of the project in the first year and advise Brenda and Eddie whether they are right to be concerned. Relevant cash flows find out करने हैं, खुद से ट्राई आउट कीजिए, इजी सवाल है। सबसे पहली बात, डेप्रिसिएशन नहीं होगा रेलेवेंट, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है आपको देखनी पड़ेंगी, एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा है। Materials include 10,000 of surplus inventory that Brenda and Eddie have in their existing restaurants. This inventory has a scrap value of 1,000. Labor includes 20% of the 50,000 salary of a manager of an existing branch who will assist the existing manager of the restaurant in its first year of operation. This is an allocation of corporate overheads. So let's see.
रेवेन्यू आ गया आपका एज इट इज रेलेवेंट कैश फ्लो में। डेप्रिसिएशन मैंने कहा 0। मटेरियल 49,000, मटेरियल 49,000 में से 10,000 ऑलरेडी पहले से मौजूद था, ठीक है। 49 में से 10,000 हटा देंगे जो रेलेवेंट नहीं है, प्लस स्क्रैप वैल्यू करेंगे, क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको छोड़ा था हमने। सो ये आपका आ गया 40,000। लेबर, लेबर हमारे पास 1 लाख है, बट इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें 50,000 जो सैलरी है वो एक मैनेजर की है जो एग्जिस्टिंग ब्रांच में काम करता है, जो असिस्ट करेगा फर्स्ट ईयर पे, तो जाहिर है फिर ये भी रेलेवेंट ही होगा। बट ये 20% ऑफ 50,000, लेबर इंक्लूड्स 20% ऑफ 50,000, यानी 30% भी इसका इंक्लूड तो करना पड़ेगा ना। सो 1 लाख माइनस 10,000 नॉट रेलिवेंट। 10,000 क्यों माइनस किया इन्होंने? 20% of 50,000 salary manager of an existing branch who will assist the existing manager of the restaurant in its first year of operation, यानी पार्ट टाइम उसको असिस्ट कर रहा है ना, पार्ट टाइम असिस्ट कर रहा है। अगर फुल टाइम असिस्ट करता तो रेलेवेंट होता, क्योंकि फुल टाइम असिस्ट नहीं कर रहा, पार्ट टाइम कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं विल असिस्ट एग्जिस्टिंग मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट इन इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, तो यानी एक सपोर्ट की तरह है। तो ये इन्होंने लेबर में इसकी वैल्यू ऐड कर दी है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि ये रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं है। तो 20% ऑफ 50,000 कितना है? 10,000 माइनस कर दिया। ओवरहेड्स नॉट अ कैश फ्लो, 0। कैश फ्लो 2 लाख प्लस 40,000, 2 lakh minus 40,000 minus 90,000 will give you 70,000. This is less concerning than the losses figure of 74,000 that we started with, but requires further analysis to see if the project is worth pursuing. सिर्फ ये इनफ नहीं है कि कैश फ्लो हमारा 70,000 है पॉजिटिव तो हम इस प्रोजेक्ट को ले लें, हमें और भी चीजें देखने की जरूरत है। अभी देखें ना, आपका यहाँ पे लॉस आ रहा है ना 74,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दूसरी टेक्निक्स की तरफ। So the first technique is payback period. Payback period is a measure of how long it takes for the cash flows affected by the decision to invest to repay the cost of the original investment. देखो भैया, एक अगर लेमैन भी होगा ना, जैसे आप और मैं, एक अभी लेमैन, ठीक है, अभी हमें एसीसी, अभी हम बने नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं। तो एक जो लेमैन भी होगा ना, और वो आम घर में रहने वाला कोई शख्स भी होगा ना, और उसके पास 5,000 रुपए भी होंगे ना, और उसके पास एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगी ना कि इसमें 5,000 लगा दो तो तुम्हें जो है एवरी ईयर इतना इतना मुनाफा होगा, तो ये लेमैन भी एक बेसिक कैलकुलेशन जरूर करेगा या एक बेसिक इवैल्यूएशन जरूर करेगा। और वो बेसिक इवैल्यूएशन क्या होगी कि भैया मैं 5,000 रुपए आज के दिन तुम्हें दे रहा हूँ, ये मेरे 5,000 मुझे वापस कितने दिन में मिलेंगे? इसको अभी कोई गर्ज नहीं, प्रॉफिट मिला नहीं मिला, ये अभी फिक्रमंद है कि मेरा जो कैपिटल अमाउंट है वो मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। यानी कि ये प्रोजेक्ट कितना सेफ है मेरे लिए। क्या मैं, प्रॉफिट तो बात की कहानी है, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस, आई एम नॉट रेडी टू बेयर एनी काइंड ऑफ लॉस, बिकॉज जब इंसान के पास पैसा होता है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली वो इसलिए कर रहा है कि उसका बड़े बड़े पैसे की डिवैल्यूएशन से वो बच जाए, लॉस से वो बच जाए। तो वो क्यों ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे जहां उसको पता है कि लॉस हो जाएगा, जहां उसके 5,000 भी डूब जाएंगे। तो ही हैज टू इंश्योर कि उसको 5,000 जितनी जल्दी मिलेगा, उतना इसको जहनी सुकून और उतना ये इस प्रोजेक्ट पे रिलाय कर सकेगा, इजिली इन्वेस्ट कर सकेगा। और जितनी देर से इसके 5,000 इसको वापस मिलेंगे, इसको फिक्रमंदी उतनी ज्यादा रहेगी, एंड फॉर इन दैट केस ये प्रोजेक्ट उसके लिए लेस लेस लाइकली होगा, वो उसको लाइक नहीं करेगा, लेस लाइकली टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है जी, तो ये मैं बता रही थी कि एक आम इंसान भी ये इतना तो इवैल्यूएशन कर ही लेता है कि भाई कितने दिन में मेरे पैसे कैपिटल अमाउंट वापस मिलेंगे। So here you go, there's this activity. Brenda and Eddie are worried about the length of time it will take for the cash flows from Parkway Diner to repay their total investment of $5 lakh, $3,50,000 to take over the business, and $1,50,000 to refurbish it.
So cash flow projections from the project are estimated as follows. Operating cash flows first year में भी 70,000 70,000, थर्ड ईयर में 80,000, 1 लाख 1 लाख 120,000। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 लाख की, जिसमें 3.5 लाख उसके बिजनेस के हैं और 150,000 टू refurbish it. So after the 6th year, Brenda and Eddie confidently expect that they could sell the business for 3,50,000. तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है? पे बैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट। पे बैक पीरियड कितने टाइम में? 70 + 70 कितना हो रहा है? 1,40,000। 1,40,000 + 80 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 + 1,00,000 3,20,000। 3,20,000 + 1,00,000 4,20,000। 4,20,000 + 1,00,000 5,20,000 एंड 5,40,000। तो हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 5 लाख। और 5 लाख हमें वापस कब मिलेंगे? कितने साल में? 1 2 3 4, ठीक है, छठे साल में जाके हमें 5 लाख मिल रहे हैं, यानी पांचवें और छठे साल के दरमियान। तो एग्जैक्टली कितना पीरियड है? लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। So as you can see the workings, 5 lakh is your year zero investment, 4,30,000, 3,60,000, 2,80,000, 1,80,000 and 80,000 per person। ठीक है, तो यहाँ पे 70 + 70 + 80 + 1 + 1 + 120। तो बाय द टाइम कि हम ईयर 5 पे हम पहुंचे, पे बैक अकर्स बिटवीन ईयर 5 एंड 6। अब अगर आपको पता लगाना है कि मतलब कौन कितने इयर्स बैक आपको मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आफ्टर ईयर 5 अ फर्दर 80,000 इज नीडेड फॉर द इन्वेस्टमेंट। यानी ईयर 5 की पेमेंट वसूल करने के बाद हमें मजीद कितनी चाहिए? 80,000 और चाहिए। तो 80, और हमें ईयर 6 में मिल कितना रहा है? 120,000। तो 80/120, ये हमारे मंथ्स निकल आएंगे। तो 5 years 8 months। बात समझ आ रही है? जितने आपके बकाया हैं ईयर 6 में, उसको अपॉन जितने ईयर 6 में एक्चुअली मिल रहे हैं आपको डिवाइड जब करोगे तो मंथ्स में आ जाएगा। एग्जैक्टली 5 years 8 months लगेंगे आपकी कैपिटल अमाउंट को वापस आने में। This project is beginning to look risky. Why? Because it's taking 5 years 8 months. But it may not be rejected because this analysis has not considered all of the cash flows of the project. 5 साल 8 महीने लग जाएंगे मेरी बेसिक अमाउंट रिकवर होते होते। तो वैसे बाजाहिर तौर पे तो ये प्रोजेक्ट बड़ा रिस्की लग रहा है, बट ऑब्वियसली चूंकि एक लेमैन ये कैलकुलेशन कर रहा है, तो लेमैन शायद इसको देखकर शायद वो बोले कि नहीं मुझे इन्वेस्ट नहीं करना। बट अगर हम एसीसीए हैं और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हम कोई बड़ा इदारा चला रहे हैं, या हम देख रहे हैं, हमारे पास कोई एक्सपर्टीज या नॉलेज है या वो नजर है, तो हम इस बात को बखूबी जानेंगे और पहचानेंगे और समझेंगे कि सिर्फ पे बैक पीरियड के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। सिर्फ एक पे बैक पीरियड को देखते हुए हम ये फैसला नहीं कर सकते कि प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, बकवास है, छोड़ दो। हो सकता है कि जैसे ही छठा साल खत्म हो, 7वें साल में इतना प्रॉफिट हो, इतना प्रॉफिट हो, जस्ट डबल योर कैपिटल अमाउंट। सिर्फ 1 साल का और सबर, यानी कि जहां 5 साल 6 साल गुजार चुके अपने कैपिटल अमाउंट को रिसीव करने के चक्कर में, 1 साल और गुजारते तो आपको डबल द प्रॉफिट आ जाता। तो क्या आपने दूसरे कैश फ्लोज को कंसिडर किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो फिर बेवकूफी है, और अगर किया है और करने के बाद ये सोच समझ के फैसला कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट वर्दी नहीं है, तो फिर वो अलग चीज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रॉब्लम्स विद पेबैक। पेबैक के साथ कुछ मसले मसाइल तो हैं। नंबर 1, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज को इग्नोर करती है, हमेशा यही सोचती है कि कैश जो है साल के एंड में मिलेगा, रिसीव्ड एट द एंड, साल के एंड में मिलेगा ही मिलेगा, बाकी कोई और टाइमिंग को कंसिडर नहीं करते। इग्नोर्स द कैश फ्लो आफ्टर द एंड ऑफ द पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के बाद जितने भी कैश फ्लो हैं उसको हम देखते ही नहीं कि प्रॉफिट हो भी रहा है या लॉस हो रहा है। इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी नहीं देखते, इग्नोर करते हैं। चॉइस ऑफ एनी कट ऑफ पे बैक पीरियड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज आर्बिट्ररी। अब ये तो इदारे टू इदारा वेरी करता है। हो सकता है आप बोलो कि मेरे को 2 साल के अंदर जब पैसा चाहिए, अगर 2 साल के अंदर मेरी कैपिटल अमाउंट नहीं आती तो मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करूंगी। दैट्स योर चॉइस। और मेरी चॉइस ये हो सकती है कि यार मुझे 5 साल इन्वेस्ट करने में कोई मसला नहीं है, 5 साल मेरा कैपिटल भरे ब्लॉक रहे, बट मुझे 5 साल के बाद तो पैसा चाहिए ही चाहिए। तो अब अकॉर्डिंग टू माई कंडीशंस या अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस हो सकता है मेरे लिए ये प्रोजेक्ट फिजिबल हो क्योंकि ये 5 साल में दे रहे हैं, बट आप वो उस प्रोजेक्ट को, सेम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि आपको 2 साल में चाहिए। तो जो कट ऑफ पे बैक पीरियड है ना, कि आपके लिए क्या चीज एक्सेप्टेबल है,
वो आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है वो सब्जेक्टिव है, वो वेरी कर सकता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो वेरी कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, on the basis of their preference, on the basis of their expertise, on the basis of their experience, on the basis of their policies, ये सब ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सपेक्टिव, ये सब वेरी हो सकता है। इसका कोई ये नहीं है कि नहीं 5 साल होना चाहिए और हर कंपनी 5 साल का ही रखे कम से कम, एंड दैट इज द बेस्ट नंबर ऑफ years वन शुड इन्वेस्ट इन अ कंपनी बिफोर द कैपिटल गेट्स पेड ऑफ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, इट मे लीड टू एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। इट मे लीड टू एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स, यानी कि पे बैक के ऊपर अगर हम फैसले लेने लगे तो हम शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, ना कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में। तो ये सारे कुछ जनरल प्रॉब्लम्स हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब नाम से ही क्या लग रहा है कि इसमें डिस्काउंट फैक्टर इंक्लूड किया जा रहा है, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को शामिल किया जा रहा है। ये मॉडिफाइड मेथड है पे बैक पीरियड का, और इसमें सिर्फ एक ही एड ऑन है, वो ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल आपने एम्प्लॉय किया है सारा साल, जो कैपिटल आपने लगा के कारोबार किया है सारा साल, उस पर क्या रिटर्न आ रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी? इनिशियल आउटले प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। ये दोनों ही फॉर्मूलाज हैं, जो भी डेटा आपके पास गिवन हो आपने उसी फॉर्मूला को सामने रखते हुए सॉल्व करना। व्हाट इज द एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR फॉर दिस प्रोजेक्ट? एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है 1,20,000 स्टार्ट, एंड स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाई $260,000। एवरेज प्रॉफिट 12,000 प्लस 17 प्लस 28 प्लस 37 प्लस 8 डिवाइड बाई 5 20,200। दोनों को डिवाइड किया 34%। ठीक है, बात समझ आ रही है? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक्टिविटी 3 खुद से करिएगा। ARR, बेनिफिट्स ऑफ ROCE और ARR। बेनिफिट्स क्या है भैया? इट डज कंसिडर द होल ऑफ अ प्रोजेक्ट्स लाइफ। परसेंटेज बेसिस में बताती है, जो आसान होता है समझना दिखाना, बट ऑब्वियसली परसेंटेज बेसिस पे हमें फिर दो परसेंटेजेस चाहिए टू कंपेयर। वो हो सकता है पास्ट पीरियड की हो, वो हो सकता है सिमिलर प्रोजेक्ट की हो विद सिमिलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जनरल प्रॉब्लम्स विद ROCE ARR। जनरल प्रॉब्लम्स क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, नॉट रेलेवेंट कैश फ्लोज, is the only investment appraisal technique not based on relevant cash flows। ये रेलेवेंट कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करती, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर चलती है। इट इज अ रिलेटिव मेजर, यानी कि परसेंटेज के ऊपर है। अब एक फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, वो बोल रही है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 50%। कंपनी बी है, वो बोल रही है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%। बट इट इज हाईली पॉसिबल कि इसका 20% अमाउंट में जब कन्वर्ट हो रहा है वो 10 टाइम्स ज्यादा हो इसकी अमाउंट से। इट इज हाईली पॉसिबल, क्योंकि परसेंटेज है ना। तो ये एक बड़ा मसला है। अगर आप दो कंपनीज, दो कॉम्पिटिटर्स को भी अगर आप कर रहे हो, तो इसका अगर 20% ROCE भी आ रहा है, इट इज 10 टाइम्स मोर डेफिनेटली, बिकॉज इसका रिटर्न ज्यादा है, इसका कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है, और इसका कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, तो देयरफॉर इसका 50% भी कम है। सो लाइक द पे बैक मेथड, ROCE इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई ना दोनों टेक्निक्स में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड डिस्काउंटिंग। अ की प्रॉब्लम विद बोथ पे बैक एंड ROCE कि ये लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं करते, जो कि बिल्कुल रियलिटी से दूर ले जाते हैं फिगर्स को। तो अगर हमें टाइम वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करना है, तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा, दो चीजों से हमें अवेयरनेस लेनी पड़ेगी कि भाई व्हाट इज दिस प्रेजेंट वैल्यू टेबल, एंड वन इज द एन्युटी टेबल। ये दोनों टेबल्स आपकी FM की किताब के या तो बिल्कुल बैक साइड पे होंगे, या तो बिल्कुल शुरू में होंगे।
Let me check. Yeah, here you go. Here is the present value table and here is the annuity table. तो ये टेबल आपको एग्जामिनेशन में भी या तो आपको मिल जाएगी, आपको मांगनी पड़ेगी एग्जामिनर से, या फिर आपके उस क्वेश्चन में, रेलेवेंट क्वेश्चन में जहाँ यूज करने हैं उन्होंने खुद ही दिया हुआ हो। ठीक है, क्वेश्चन में मुमकिन है खुद ही दिया हुआ। सो वुड यू एक्सेप्ट if you could get a return of 6% on investments on similar risk? They have invested 20,000 today and provided a definite return of 21,000 in 1 year's time. एक साल बाद 21,000 मिलेगा. So we can look at this in two ways. Firstly, you had 20,000 today, invested it for 1 year in a project of similar risk at 6%. Then you would have 20,000 multiplied by 1.06, 21,200. This approach is called compounding. ठीक है, compound हो रहा है. This is more than is generated by the project, so the project is not acceptable. सीधी सी कहानी है, वो कह रहे हैं कि अगले साल 21,000 मिलेंगे और आपने जब कैलकुलेट किया तो 21,200 मिलने चाहिए, तो देयरफॉर दिस प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और ये जो आपने यहाँ पे किए हैं ना कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.06 जो कि 6% को आपने मल्टीप्लाई किया है, इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। We can reduce the cash flow of 21,000 to reflect its worth if it was received today. यानी कि अगर 21,000 आज मिले हैं तो आपको उसका ओरिजिनल अमाउंट निकालना कैसे होगा? 21,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.06, 19,811. दिस अप्रोच इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। जब आप फॉरवर्ड मूवमेंट करते हो, आगे की तरफ जाते हो, फ्यूचर वैल्यू निकालते हो, उसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। जब आप पीछे की तरफ जाते हो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालते हो, कैपिटल निकालते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग। एंड ये अगर आप वैल्यू आज के दिन इन्वेस्ट करते हो और फिर 21,000 रिसीव करते हो तो फिर प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे अगेन कैपिटल ये है और आप एक्चुअल में इन्वेस्ट कर रहे हो 20,000, सो देयरफॉर द प्रोजेक्ट इज अनएक्सेप्टेबल। Discounting and present values. The process of discounting future cash flows back to the present value is often called discounted cash flow analysis. तो ये ठीक है, हमने देख ली हैं चीजें ऑलरेडी, डिस्कस हो गया डिस्काउंट फैक्टर्स जी। 6% का आपको डिस्काउंट फैक्टर निकालना है, तो 6% 1 ईयर, 6% 1 ईयर आप जाएंगे 0.943। 6% का 4 ईयर्स, फोर्थ ईयर का निकालना है तो 0.792। 6% 6 ईयर्स का निकालना है तो 0.705। ठीक है, तो आई होप प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखना आपको आ रहा है। डिस्काउंट फैक्टर अगर आपको विदाउट टेबल भी कैलकुलेट करना पड़ जाए तो 1+r⁻⁻n, जिसमें r इज इक्वल्स टू डिस्काउंट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट एंड n इज द टाइम पीरियड ऑफ कैश फ्लो। Calculate the present value of 1 lakh received in 7 years time if the cost of capital is 12%. सीधी सी कहानी है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, 7 ईयर्स टाइम में कितना है? लेट्स सी, पीवी टेबल पे आके 12% 7 ईयर्स 0.45, 0.45 ये आपका आंसर। ठीक, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.52, 45,200। ठीक है, और अगर आप फॉर्मूला लगाकर यानी प्रेजेंट वैल्यू टेबल नहीं देख रहे और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 1+r⁻n, 1+r⁻−n। तो 1+r 12% टू द पावर -n, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया तो माइनस प्लस हो गया। ठीक है, सो दैट इज 45,200।
आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एन्युइटीज, एन्युइटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोस। ये यानी कि हर साल आपको एक ही जितना कैश फ्लो मिलेगा। अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द आउटले ऑफ $20,000 टुडे एंड प्रोवाइडेड अ डेफिनेट रिटर्न ऑफ 8,000 पर ईयर फॉर 3 years। 3 साल तक 8,000 ही मिल रहा है। सो अज्यूम दैट यू कुड गेट अ रिटर्न ऑफ 6% ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ सिमिलर रिस्क। तो आप क्या करोगे? 20,000, ठीक है, ये ईयर जीरो 20,000 इन्वेस्ट किया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 1। ईयर जीरो पे हमेशा 1 होगा। एंड इसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 20,000। उसके बाद ईयर 1 से लेकर ईयर 3 तक आपको एक ही कैश मिलेगा, दैट इज कैश फ्लो मिलेगा 8,000। 3 सालों तक मिलेगा। तो 3 सालों तक 6% के हिसाब से आपका 3 सालों की एनुइटी क्या निकल के आ रही है? अब हम किसको रेफर करेंगे? एनुइटी टेबल। एनुइटी टेबल 6%, 3 years, 2.673। 2.673 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे लिखा होगा। सी 20,000 कैश फ्लो, 8,000 पूरे 3 साल में। डिस्काउंट फैक्टर्स यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हो कि डिफरेंट ईयर पे आपने प्रेजेंट वैल्यू टेबल से निकाल लिया, या फिर ऑल टुगेदर थर्ड ईयर यानी 3 years का आपने टोटल जैसे हमने ऊपर किया वो निकाल लिया। तो जो भी करोगे वैल्यू जो आएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू एक ही आएगी, 1384। देखिए यहाँ दूसरा तरीका दिया है कि एन्युटी फैक्टर से किस तरह उन्हें 20,000 एंड 8,000, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2.673 जो ऊपर हमने किया। एंड दिस इज द 21,384 प्रेजेंट वैल्यू टोटल प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को आपने माइनस किया, नेट ऑफ किया, 1384 नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो यानी एन्युटी टेबल भी आप प्रेजेंट वैल्यू से करोगे तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। चूंकि हमारे कैश फ्लो सेम है तो वी हैव एन ऑप्शन, अ वेरी गुड ऑप्शन, कि डायरेक्टली एन्युटी टेबल पे जाकर थर्ड ईयर का 2.673 निकाल लो, प्रेजेंट फैक्टर वैल्यू फैक्टर निकाल लो, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा एंड दिस इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। If it is positive, means you can invest in the project. If it is negative, this NPV, net present value, is negative. That means the project is not viable. इसका फॉर्मूला भी गिवन है 1 - 1 + r⁻n डिवाइड बाय r। यानी अगर टेबल नहीं भी गिवन तो आप फॉर्मूला बेस निकाल सकते हो। ओके, यू मे ट्राई दिस आउट। A 10-year lease, annual rent A, each rental payment is to be made at the start of the year. Present value of lease is 12%। इसको कैसे करेंगे? 10 साल तक हमें क्या करना है? कैश फ्लो आ रहा है and can be viewed as a payment at time 0 and then 9 payments at the end of each of the year 1 to 9. So then we use the annuity table. We are looking at the time periods 1 to 9, 12%। annuity factor 9 times 5.3। अब यहाँ पे देखो ना, सवाल पढ़ना पड़ेगा। 10-year lease payment है,